विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आप सभी को अध्याय तीसरे के अंतर्गत पोलाइनेशन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो अर्थात इस अध्याय के अंतर्गत परागण, निषेचन एवं भ्रूणपोष और भ्रूण के विकास के बारे में अध्ययन कराएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं परागण, पोलाइनेशन। ये हम सभी जानते हैं कि पुंकेसर के पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। अब मैं ये जान लूं कि परागण है क्या। इसकी सीधी सी परिभाषा है कि पराग कोश से पराग कणों का निकल करके उसी पुष्प की या उसी जात के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पुनः स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। यहां एक बात समझ लेना आवश्यक है, उसी पुष्प अथवा उसी जात के दूसरे पुष्प। ऐसा नहीं है कि परागकण पराग कोश से निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंचे और परागण की क्रिया संपन्न हो गई, ऐसा कदाप नहीं है। चूंकि यदि उसको उसी जात का पुष्प नहीं मिलेगा तो पराग स्त्रीकेसर परस्पर क्रिया नहीं होगी परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर, और जब यह क्रिया संपन्न नहीं हो गई तो परागकणों का अंकुरण नहीं होगा, अर्थात निषेचन की क्रिया बाधित होगी। और जब निषेचन की क्रिया बाधित होगी तो इसे हम परागण के अंतर्गत नहीं कह सकते, यानी इसे परागण कतई नहीं माना जाएगा। तो परागण की सीधी सी परिभाषा है कि पराग कणों का पराग कोश से अलग होकर के उसी पुष्प अथवा उसी जात की दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब यह परागण की क्रिया जो कितने प्रकार की होती है इसको हम समझ लें। तो देखिए, परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह है परागण के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोलाइनेशन। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है स्वपरागण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ पोलाइनेशन। और दूसरा है परपरागण। इसको कहते हैं क्रॉस पोलाइनेशन। आइए इन दोनों का पहले अर्थ स्पष्ट कर लें। स्वपरागण की क्रिया, यह परागण की वह फिनोमिना है जिसमें पराग कोश से परागकण अलग होकर के स्वयं ही बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के, किसी भी इसमें बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई कैरियर्स नहीं होता, स्वयं ही उसी पुष्प अथवा उसी जात की दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और परपरागण की वह क्रिया है जिसमें पराग कोश से परागकण अलग होकर के उसी जात की दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है। बाहरी माध्यम की आवश्यकता जैसे हवा,
कीट, घोंघा, चमगादड़, पक्षी, ये कैरियर्स हैं। जल भी एक कैरियर है। इनके माध्यम से वो उसी जात की दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो जब परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता हो तो इसे हम कहते हैं परपरागण। आइए स्वपरागण के और प्रकार हैं, उनका हम अध्ययन करें। कौन कौन से स्वपरागण के प्रकार हैं आगे देखें। ये स्वपरागण दो प्रकार का होता है। एक का नाम है स्वक युग्मन और दूसरा है सजाती पुष्प परागण। स्वक युग्मन, इसको जरा समझने की कोशिश करें ये क्या है। आइए एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये क्रिया किस तरह से संपन्न होती है। आसानी से आप समझ लेंगे, स्वक युग्मन को भी समझ लेंगे और सजाती पुष्प परागण को भी समझ लेंगे। एक डायग्राम देखें आप। आइए इस डायग्राम के माध्यम से स्वक युग्मन और सजाती पुष्प परागण को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने एक पादप की टहनी बना रखी है और ये जो पादप है इसमें जो पुष्प है वो द्विलिंगी है। चूंकि एक बात यहाँ पर बता देना इस पर रूप से बहुत आवश्यक है कि जो स्वपरागण होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। तो ये पुष्प द्विलिंगी है। आप देख रहे हो कि ये जो है ये है पुंकेसर, इधर लिख दें, ये पुंकेसर है और ये जो रचना दिख रही है ये इसके ऊपर ये वर्तिकाग्र है और ये जो पूरी रचना वो जायांग है। यानी ये द्विलिंगी पुष्प को मैंने बनाने की कोशिश की है और ये समझाने जा रहे हैं कि स्वक युग्मन क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये पुंकेसर है, इस पुंकेसर में ये ऊपर पराग कोश है और इस पराग कोश के फटने पर जो पराग कण निकलेंगे तो वो जो ये वर्तिकाग्र है इसी पर स्थानांतरित हो जाएंगे। एक ही पुष्प, उसी सेम पुष्प में ही पराग कोश से परागकण अलग होकर के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्वक युग्मन। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि इसके परागकण और कहाँ हो, ये पुष्प पास ही में लगे, जैसे यहाँ है और स्वयं ही यहाँ पहुंच जाए, बहुत नजदीक पुष्प है, तो इसको कहते हैं जब पराग कोश से परागकण अलग होकर के उसी पादप के दूसरे पुष्प पर, सेम पुष्प नहीं, पादप के दूसरे पुष्प पर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते, तो इसको कहते हैं स्वक सजाती पुष्प परागण। तो दोनों में अंतर समझ गए। यहाँ पर स्वक युग्मन उसको कहते हैं जब सेम पुष्प में ही, एक ही पुष्प में पराग कोश से परागकण अलग होकर के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, इसको कहते हैं स्वक युग्मन। और जब पराग कोश से परागकण अलग होकर के उसी टहनी में लगे हुए दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, तो इसको कहते हैं सजाती पुष्प परागण। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्रिया जो यहाँ संपादित हो रही है स्वक युग्मन की है और ये यहाँ से परागकण स्थानांतरित हो रही दूसरे पुष्प जो उसी टहनी के पास में लगी, इसको कहते हैं सजाती पुष्प परागण। तो एक थोड़ा सा अंतर है, इसको यहाँ क्लियरिफाई करना बहुत आवश्यक है कि स्वक युग्मन और सजाती पुष्प परागण क्या होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बाद स्वपरागण के लिए, तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वपरागण हेतु पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलताएं चाहिए। स्वपरागण हेतु पुष्प में पाई जाने वाली अनुकूलताएं
अनुकूलताएं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कौन से लिमिटेशन हैं जो सेल पॉलिनेशन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो है अनुकूलताओं में उभय लिंगता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी, सेक्सुअल से सेक्सुअलिटी बन गया। उभय लिंगता, स्वपरागण हेतु आवश्यक है कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। दूसरा जो है अनुकूलन है अनुन्मीलता। अनुन्मीलता एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये आता है कि ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं सदैव, यानी वो जो इसमें वायदल हैं वो पूरी तरह से वर्तिकाग्र और पुंकेसर को ढके रहते, कभी खोलते नहीं हैं, यानी ना खिलने वाले पुष्प। और ना खिलने वाले पुष्प को कहते हैं अनुन्मील पुष्प, और यह क्रिया कहलाती अनुन्मीलता। अब जब पुष्प खिलेगा ही नहीं, उसमें वर्तिकाग्र और पराग को सदैव बंद रहेंगे, तो फिर उनके परागकण बाहरी माध्यम में नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता वो सदैव और सदैव स्वयं परागण की क्रिया ही संपादित करेंगे। और ऐसे उदाहरण में आपको बता दें, कनकौवा है, कनकौवा, बायोला, इनके पुष्प कभी खिलते नहीं हैं। इसलिए यदि आ जाए कि अनुन्मील पुष्प कौन से हैं, तो आप इनका उदाहरण लिख दीजिए। अनुन्मीलता शब्द आ जाए तो आप लिखोगे अनुन्मीलता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुष्प सदैव आवृत रहते हैं, वो खिलते नहीं हैं। इस क्रिया को अनुन्मीलता कहते हैं, और यह क्रिया स्वपरागण के लिए अनुकूलतम होती है। और तीसरा जो है उसको कहते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, इसका भाव क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी पुष्प में नर और मादा जननांगों के परिपक्वन का समय एक होना चाहिए, यानी वो एक समय ही जनन के लिए मिच्योर होना चाहिए। इसको कहते हैं समकाल पक्वता, यानी परागकण और जो जायांग के अंदर अंडप होते हैं, उसके अंदर जो बीजांड के अंदर जो अंडकोशिका पाई जाती है, बीजांड काय के अंदर होता है भ्रूणकोश, उसके अंदर जो अंडकोशिका है। तो कहने का मतलब नर और मादा जननांग दोनों के पकने का समय, मिच्योर होने का समय, जनन के लिए तैयार होने की जो स्टेज है वो समान होना चाहिए। यदि ये समान नहीं है, समकाल पक्वता नहीं है, तो फिर परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। देखिए परागण का मैंने इसके पहले ही बताया कि केवल परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना यही परागण नहीं है। परागण का है कि पहुंच जाए, अंकुरित हो और आगे की क्रियाओं को संपन्न करे, तब उसे एक्चुअली वास्तविक रूप से परागण कहेंगे। पहुंच जाने से परागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इसको हम देख, ये तीन जो हैं प्रमुख रूप से है कि अनुकूलताएं हैं, जिसमें उभय लिंगता, अनुन्मीलता और समकाल पक्वता इसके अंतर्गत आते हैं।